नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं आपका एजुकेटर आपका वेलकम करता हूं लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पे मेरे पेड क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग माय रेफरल कोड लोकेश सो दैट यू कैन अवेल अ 10% डिस्काउंट ऑन योर सेलेक्टेड सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट थिंग्स, और कि किस तरह से आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को फोकस किया जाए और उसके साथ साथ हम अपनी आईबीपीएस आरआरबी की प्रिपरेशंस को भी, जो कि मेंस लेवल पे है, उसको भी कंटिन्यू रखें। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। थोड़ा सा इस सेशन को अच्छे से शेयर कीजिएगा। और जितने भी बच्चे आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ फिजिबल है, वो रिलेटेबल है, तो डेफिनेटली शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी फिलहाल आईबीपीएस पीओ को लेके अभी तैयारी को, क्योंकि ये बैक टू बैक प्रीलिम्स होती जा रही है और मेंस इकट्ठी होती चली जा रही है, पाइल अप हो रही हैं। तो बच्चों को वो बड़ी दिक्कत हो रही है कि पढ़ाई को कैसे मैनेज करें या पीओ के अंदर टारगेट कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है इस साल आईबीपीएस पीओ में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है। तो उस सिनेरियो को कैसे डील करें या किस तरह से अपनी प्लानिंग रखें कि हमें डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिल जाए। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो पे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो से। तो दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो यही है। मेजर टॉपिक जो है, हाउ टू प्लान आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स इन 10 डेज। दोस्तों, यूजुअली मैं इस तरह के वीडियोस बहुत ही जल्दी अपलोड नहीं करता हूं। मैं अपने रेगुलर स्टडी जब कर रहे होते हैं तब मैं बताता रहता हूं कि ऐसे करो वैसे करो। लेकिन ये अलग से वीडियो बनाने का एक इंपॉर्टेंस ये है कि इस साल आप सभी को पता है कि वैकेंसीज काफ़ी कम रखी गई हैं। जैसा कि आपको पता है, हर साल जो पीओ का जो वैकेंसी या रिक्रूटमेंट रहता है वो तकरीबन 5,000 से 6,000 की वैकेंसीज के आसपास रहता है मिनिमम। लेकिन इस साल जो पीओ का रिक्रूटमेंट है वो तकरीबन 1400 के आसपास है, ठीक है ना, 1467 के आसपास है, जो कि बढ़ेगा। लेकिन एट प्रेजेंट इमीडिएट बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम हैं। इसमें दो बड़े बैंक जो पार्टिसिपेटरी बैंक है दोस्तों, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों ही बैंक्स की अभी तक प्रीवियस ईयर की ज्वाइनिंग ही पेंडिंग पड़ी है। स्पेशली पीएनबी की, तो पीएनबी की ना तो अभी तक ऑफिसर की ज्वाइनिंग आई है, ना ही क्लरिकल की ज्वाइनिंग आई है। तो इनका जो वैकेंसी का रिक्रूटमेंट का जो रिपोर्टिंग है वो इसके प्रीलिम रिजल्ट से पहले आने के चांसेस अभी फिलहाल बहुत कम है। तो इसीलिए इस कंडीशन में ये जो वैकेंसीज हैं इन्हीं पे आपको खेलना पड़ेगा, इन्हीं से आपको बात करना पड़ेगा। तो देखिए, जो पैटर्न रहता है कि 10 टाइम्स लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है प्रीलिम से मेंस। प्रीलिम से मेंस में आपको भी पता है जितनी वैकेंसीज होती हैं उसका 10 टाइम शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो अगर आपके पास तकरीबन 1500 वैकेंसी है तो मान के चलिए 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तकरीबन 5 या 6,000 वैकेंसी थी, तो अगर मैं 5,000 भी लेता हूं तो 10 गुना 50,000 था। तो इस बार शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट 15,000 होंगे। तो आपको ये चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में और पिक्चर में रखना पड़ेगा। और मैं एक ये चीज़ भी कहता हूँ, अगर आपने प्रीलिम्स में पूरा जोर लगा दिया दोस्तों, सच में बताता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से प्रीलिम्स में पूरा 110% दे दिया तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस भी एज कंपेयर टू एनी ईयर बहुत ज़्यादा होंगे। रीज़न बहुत सिंपल है। मान लीजिए इन्होंने 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया है, क्लियर, इनमें से 1500 लोग अगर सेलेक्ट होने हैं तो कंपटीशन का लेवल वही रहेगा। लेकिन बाई चांस बढ़ के वैकेंसी 3,000 हो जाती है तो आप देखिए सिलेक्शन का रेशियो किस तरह से बदल जाएगा। और मान लीजिए ये बढ़ के तकरीबन 4,000 भी चली जाती है, कोई चांसेस हैं पूरे, तो सिलेक्शन का रेशियो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स क्रैक होना चाहिए। देखिए, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है अगर हम उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैंने नहीं जानना चाहता। एक अप्रॉक्सीमेट जो कट ऑफ वैल्यू है ओपन कैटेगरी की वो 59 के अराउंड था। ओके, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस साल का कट ऑफ क्या जाएगा इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। आपको भी पता है कट ऑफ्स वगैरह के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है ना। अब आप मान के चलिए तकरीबन हमारा जो सिलेक्शन रेशियो है 1/3 होने वाला है। जो लास्ट ईयर 50,000 लोग सेलेक्ट हुए थे, इस बार केवल 15,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी हमारा जो सिलेक्शन रेशियो है 1/3 होने वाला है। तो आप मान के चलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा तो बढ़ेगा। थोड़ा क्या, काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक इस तरह का परफेक्ट प्लान बनाना होगा कि आप अटेम्प्ट 70 प्लस ले जा सकें और एक्यूरेसी के साथ। 70 प्लस तो वैसे बहुत सारे बच्चे करके आते हैं, लेकिन स्कोर जो होता है वो 40-50 के अराउंड ही रह जाता है। तो वैसा अटेम्प्ट नहीं बढ़ाना है, विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट चाहिए हमको, ठीक है ना। उसके लिए अभी आपके पास 9 दिन है।
हालांकि बहुत पहले से, काफ़ी समय से निकला हुआ रिक्रूटमेंट है, तैयारी काफ़ी समय से चल रही है, हम भी आपको बहुत समय से पढ़ा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी 9 दिनों में हमारे हाथ में क्या क्या चीज़ें, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम वो बात करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको प्रीलिम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपको बहुत अच्छे से इसको फोकस करना है। ठीक है ना, तो प्लीज़ बी सीरियस। देखिए मैं मान सकता हूँ कई लोग सोच रहे होंगे सर आरआरबी पीओ का क्लैरिकल मेंस भी आएगा, क्लैरिकल के मेंस की भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी तैयारी आप जारी रखिए। आपके पास दिन में 24 आवर्स है, तो मेरा ऐसा मानना है अभी फिलहाल आप 3 से 4 घंटे मेंस को दे दीजिए, लेकिन बाकी के समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप दिन में 7-8 घंटे की, 10 घंटे की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 या 6 घंटे अभी भी प्रीलिम्स को दीजिए। रीज़न सिंपल ही है दोस्तों, आईबीपीएस पीओ बड़ी वैकेंसी होती है, हमेशा चांसेस अच्छे रहते हैं, लेकिन इस बार प्रीलिम्स में बड़ी फाइट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस बार मेन से भी ज़्यादा बड़ी फाइट प्रीलिम्स की है, सच में बता रहा हूँ। तो अगर आप वाकई में अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो फोकस ऑन प्रीलिम्स। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप वाकई में ड्रीम है कि आईबीपीएस पीओ सेलेक्ट होना, इस साल कोई वैकेंसी निकालनी ही है, तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। और आप सभी को पता है अगले साल से सीईटी भी आ जाएगा, सीईटी में भी अपना एक्सपेक्टेड डेट दे दिया है, सितंबर कहा है, लेकिन अगेन वो एक्सपेक्टेड है, देखते हैं वो वर्कआउट करता है या नहीं करता है। लेकिन अभी हमारे दिमाग में ये भी है कि हमें सीईटी के अगर इस जंजाल या चक्रव्यूह में नहीं फंसना है तो हमें उससे पहले अपना एग्जाम क्लियर करना होगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है आपको थोड़ा सा फोकस अपनी एक्यूरेसी और अटेम्प्ट पे करना होगा। ठीक है, अभी अटेम्प्ट को बूस्ट कैसे करना है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कर सकें तो प्लान करिएगा। तो पहले एक प्लान देता हूँ, तो सबसे पहला प्लान जो मैं बता रहा हूँ, प्लान 1, ये उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश का इश्यू है। जैसे कई सारे बच्चे होंगे जो कहते हैं सर मेरा इंग्लिश बड़ा वीक है, इंग्लिश में स्कोर नहीं होता है। ठीक है ना, तो जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक प्लान बता रहा हूं, अगर आप इसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी वर्कआउट फॉर यू। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम में जो समय है 20 मिनट्स का है तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, यहाँ तो ऐसा है नहीं कि आप मैथ्स को इतना समय दीजिए, इंग्लिश को इतना दीजिए, यहाँ तो हर सेक्शन का समय अलॉटेड है ऑलरेडी 20 मिनट्स। तो मैथ्स जब भी कोई सीक्वेंस में आपको पेपर मिलता है, मान लीजिए पहले मैथ्स की बात करते हैं, तो आपको टारगेट करना है 35 में से नियर अबाउट 27 to 30 के बीच का मार्किंग फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर क्यूए। याद रखिएगा, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि देखिए जो कमी इंग्लिश में आएगी स्कोरिंग करने में, क्योंकि अगर वीक है तो 8-10 दिनों में जो चमत्कारी चीज तो कुछ हो नहीं जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा भी पढ़ोगे तो उस चक्कर में मैथ्स और रीजनिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा फिर वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय इंग्लिश को देने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं वो समय मैथ्स और रीजनिंग का कट आउट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें इंपैक्ट करती हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो मेरा ऐसा मानना है अगर इंग्लिश वीक है तो आपको वो जो स्कोरिंग में कमी आने वाली है वो कहीं ना कहीं से खींचनी पड़ेगी। तो मैथ्स में आप खींच सकते हो 35 में से 27 to 30, और एलआर में यू शुड फोकस ऑन 30, यू शुड फोकस ऑन 30। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एक रेस्पेक्टेबल फिगर बन के आता है। और इंग्लिश में 20 स्कोर को टारगेट करना है। अभी कई बच्चे बोलेंगे सर 20 लाना ही मुश्किल है, तो वो भी मैं तरीका बताता हूँ। 20 आता क्यों नहीं है ये भी रीजन बताता हूँ। होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, इंग्लिश में एग्जाम के प्रेशर में जिनकी वीक होती है वो 30 के 30 अटेम्प्ट कर देते हैं, ऑल 30 अटेम्प्ट कर देते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी होते हैं, फिर उनका मार्क्स कहीं ना कहीं जाके 9 से लेके 15 के बीच में अटक जाता है। तो बट ऑब्वियस है अटकेगा ही, बट ऑब्वियस है वो अटकने ही वाला है। मान लीजिए आपने 30 के 30 कर दिया, आपके 18 सही थे और 12 गलत हैं, तो वो स्कोर तो रिड्यूस करेगा ही ना। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी स्कोर कम हो जाता है, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव होते हैं, तो समटाइम नॉर्मलाइजेशन में भी वो उल्टा इंपैक्ट लेके आ जाता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसी चीज हो जाती है। तो क्योंकि होता क्या है, हम 20 के करीब पहुंच रहे थे, 17-18 वी वर टीचिंग, लेकिन उसको बूस्ट करने के लिए अपने अटेम्प्ट को बढ़ा दिया। तो आपको अपने अटेम्प्ट को नहीं बढ़ाना है, अटेम्प्ट को मिनिमम रखना है। तो जिसका इंग्लिश वीक है मैं उन लोगों को एक ही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए, तो कॉम्प्रीहेंशन को अपना स्कोरिंग एरिया बनाइए, कॉम्प्रीहेंशंस। ठीक है, लेकिन हालांकि ये बहुत शॉर्ट हो गया, कॉम्प्रीहेंशन इतनी जल्दी स्ट्रांग नहीं बनता है, लेकिन आपके पास 9 दिन है, तो आप जितने भी मॉक देते हैं उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कीजिए।
या फिर ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज जो होते हैं, स्मॉल टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उनमें कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कीजिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। ऐसा करोगे ना, कॉम्प्रिहेंशन के 10 मार्क्स जो होते हैं ना दोस्तों, 10 में से 8 या 9 मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना, इजीली स्कोर किया जा सकता है, स्पेशली इन प्रीलिम्स। तो जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना दोस्तों, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे काम करें फिलहाल। क्योंकि क्या होता है, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो स्पॉट दी एरर को अपना पार्ट बनाने चले जाते हैं। स्पॉट दी एरर कैसा होता है दोस्त, जिसका इंग्लिश अच्छा भी है ना, वो भी गलती कर सकता है। तो स्पॉट दी एरर को 100% कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्पॉट दी एरर में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिनके बारे में आप 100% श्योर है कि यार ये गलत ही है। थोड़ा इफ और बट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, जो टेंसेस की एरर वाले होते हैं, ठीक है ना, या जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होते हैं। तो ये भी थोड़ा डिटेल है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हर बच्चा पढ़ता ही है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक आता है स्कोरिंग एरिया आपका फिलर्स। फिलर्स भी काफी हद तक स्कोरिंग रहता है, फिलर्स भी काफी हद तक स्कोरिंग रहता है। तो आजकल एग्जाम्स में डबल फिलर, सिंगल फिलर आते ही हैं, ठीक है ना। तो आप फिलर्स को अपना स्कोर एरिया बना सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप ऑप्शंस को स्ट्राइक आउट करके भी राइट आंसर तक कई बार पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं आपको हर मीनिंग पता हो, तब भी कई बार ऐसा होता है आप गलत आंसरों को निकालते हुए भी सही आंसर तक एलिमिनेशन मेथड के थ्रू राइट आंसर तक पहुंच जाते हो। तो फिलर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। फिलर्स की तरफ आप स्कोरिंग की तरफ काम कर सकते हो। उसके बाद जो स्कोरिंग सेक्शन आपका हो सकता है, दैट कुड बी पैराजंबल। लेकिन पैराजंबल अगेन वही बात होती है, आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बनाइए, नहीं तो समय बहुत खा जाता है। ये मैथ्स के नंबर सीरीज की तरह हो जाता है समटाइम्स, ठीक है ना। तो ये इट इज लाइक दैट, पैटर्न बन गया, समझ में आ गई चीजें तो ठीक है बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो समय भी खाएगा और बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो पैराजंबल ऑप्शनल है, अगर इंटरेस्ट है तो बनाइए, नहीं इंटरेस्ट है तो इसको भी स्किप कर सकते हो। ये दो टॉपिक थोड़ा संभाल के, यही गलत करवाते हैं ये दो टॉपिक जो है, स्पॉट दी एरर और पैराजंबल। यही दो ऐसे टॉपिक हैं जिन लोगों को इंग्लिश वीक है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इसी में करते हैं। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अगर आपका इंग्लिश वीक भी है, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के थ्रू अच्छा बनाया जा सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन अगेन मेहनत की चीज़ है, ऐसा हलवा जैसा नहीं है कि खाया और उठाया और हो गया, नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन मैनेजेबल है दोस्तों, लिटरली बता रहा हूँ मैनेजेबल है, ठीक है। उसके अलावा क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं तो इनको आप अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आजकल ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि पेयरिंग बनाओ, जैसे प्रीलिम्स वगैरह में ABCD दे देंगे या DEF दे देंगे, सही सेंटेंस को कनेक्ट करो एंड ऑल। ये क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं दोस्तों, सच में बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो ना, अगर थोड़ा भी इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली बना सकते हो, क्योंकि पेयरिंग बनानी है तो कहीं ना कहीं से मीनिंग खराब हो जाता है कुछ ना कुछ में, तो आप लोगों को ये भी बड़े स्कोरिंग रहते हैं। तो यहाँ पे अपने स्कोरिंग एरिया तलाश कीजिए बस, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बंद कीजिए। ये 30 के 30 जो अटेम्प्ट कराते हो ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसकी वजह से स्कोर बढ़ नहीं पाता है, ठीक है ना। गॉट इट। ये पता है कब करना चाहिए, जब आप इनमें दोनों में 100% कर रहे हो। क्यूए आपने 35 मार दिया, रीजनिंग आपने 30 मार दिया, 35 मार दिया, देन इट्स ओके, तब ठीक है यार, तब मैं कहूंगा 30 के 30 मारो, सेक्शन निकालना है हमको, ठीक है ना। कई बच्चों का स्ट्रगल ये भी है कि सेक्शनल नहीं निकलता है इंग्लिश का, तो मैं अगेन कहना चाहूंगा जिन बच्चों से सेक्शनल नहीं निकलता है, प्लीज फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशंस। आप भी कह रहे होंगे सर कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन कर सकते हो यार दोस्तों। मेरा भी हिंदी मीडियम रहा है, मैंने भी इंग्लिश में स्कोरिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही शुरू की थी, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने भी यही किया था, आप भी ये कर सकते हो। बट मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि बाकी सब सब्जेक्ट्स में स्कोर करने में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, बट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यू कैन। कॉम्प्रिहेंशन में एक आध ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं, जैसे सपोज थीम पूछ लिया, कुछ और ऐसी चीज पूछ ली जो शायद आपको फंसा दे, शायद। लेकिन 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, रीडिंग करने से बन जाते हैं 90% क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मेरा एक रिक्वेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, बहुत हेल्प मिलेगा स्कोरिंग बूस्ट करने के लिए। और कभी आपका सेक्शनल नहीं फंसेगा, ये मैं आपको, क्योंकि 20 मिनट में आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन, 10 मिनट भी दिए ना कॉम्प्रिहेंशन को, तो भी कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। लेकिन अगेन वही बात है, 100% सिक्योर मार्क्स वाले एक टॉपिक्स आपको उठाने हैं, ठीक है ना, देन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। अब बात करेंगे मैथ्स में, बोल तो दिया 27 to 30, बट लाएंगे कैसे। LR में 30, चलो ये तो आ जाते हैं, बच्चे करते हैं इतनी प्रैक्टिस कि 30 तक आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी फंसा देता है। अगर आप फंसा दिए तो फिर आप फंसी जाओगे ना, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट भी छोड़ के चल रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इन दोनों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। QA और LR
एज पर प्लान जाना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश आप एकदम ब्रिंक पे लेके चल रहे हो, तो आपको बाकी के दोनों सब्जेक्ट्स में स्कोर खींचना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये बूस्ट कैसे करना है, क्यूए का स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कैलकुलेशन को बढ़ाइए। और अभी आपने लास्ट पेपर देखे होंगे, अर्थमेटिक के ऊपर बहुत फोकस है, अभी अर्थमेटिक को इंप्रूव करना ही पड़ेगा दोस्तों। और हालांकि प्री लेवल पे इतनी हार्ड अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो अगेन वही बात है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए इसके लिए बहुत सारे सेशन लेके आ ही रहा हूँ, मैं डेली एक आपके लिए वीडियो अपलोड करता ही हूँ, ठीक है ना। तो आपको प्रीलिम्स के लिए मैं डेली 20 क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी टू बूस्ट योर अटेम्प्ट्स डेफिनेटली, ठीक है। गॉट इट। LR एंड ऑल आप रेगुलर मॉक दीजिए, ठीक है। दिन में एक मॉक मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे तो सर अभी एडमिट कार्ड आ गया, क्या दिन में 3 मॉक दें, चलेगा? अरे क्यों 3-3 मॉक दे रहे हो? 3 मॉक देने से क्या होता है, देखो मॉक देने से हम बार बार वही क्वेश्चन करेंगे जो हमें आ रहे होते हैं, जो नहीं आ रहा होता वो छूटता चला जाता है। तो आपको सेल्फ स्टडी भी रखनी होती है, सिर्फ मॉक देना नहीं है। वो टॉपिक जो आपको दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी होती है, तो ध्यान में रखिए। तो मॉक एक ही दीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से दीजिए। देखो प्रीलिम में एनालिसिस ज़्यादा नहीं किया तब भी चलेगा, प्रीलिम में इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है, मेंस में एनालिसिस की जरूरत होती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मॉक दीजिए ज़रूर, प्रीलिम्स के लिए तो मॉक देना चाहिए, क्योंकि स्पीड बढ़ानी है, तो मॉक से स्पीड में बड़ा इंप्रूवमेंट आता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक मॉक से ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका इंग्लिश ओके है, लेकिन उनको क्वांट में दिक्कत होती है, ठीक है ना। इंग्लिश स्कोरिंग है बट दे हैविंग इश्यू विद द क्वांट, गॉट इट। तो उस कंडीशन में आपको LR को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। तो LR में 35 में से आपको अच्छा खासा 30 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका इंग्लिश ओके है तो यू हैव टू फोकस टूवर्ड्स 25 मार्क्स, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 30 यू हैव टू टारगेट फॉर 25 मार्क्स, एंड फॉर मैथ्स या फॉर QA यू हैव टू फोकस फॉर 20 स्कोर करना पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। QA, देखिए QA में 20 स्कोर करना पॉसिबल क्यों है, सिंपल सी बात है, आपको भी पता है। देखिए इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा 10 सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं, यू वोंट गेट दैट। आपको सिंप्लीफिकेशन का एक सेट मिल सकता है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सेट मिल सकता है, तो ये 5 मार्क्स आप अपने फिक्स कर सकते हो। दोनों मिल गए तो आपका जैकपॉट है, लेकिन जनरली पीओ में ऐसा नहीं होता है। आपने IBPS RRB पीओ में भी देखा होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज देते हैं, तो 5 मार्क्स ये बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद DI 10 DI मार्क्स ये आपके फिक्स हो सकते हैं, और मैं कहता हूं 3 या 4 मार्क्स नंबर सीरीज। मैं कहता हूं चलो 5 आई, पांचों के पांचों नहीं बनी। यूजुअली प्रीलिम्स में ऐसे नंबर सीरीज आते हैं जो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है रॉन्ग नंबर दे देते हैं, तो एक आध कोई फंस भी गया चलो, लेकिन 3 या 4 तो फिर भी बन सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। और 1 या 2 टॉपिक अर्थमेटिक के आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग रखिए जिसमें आप कर सकें आप, ठीक है ना। अर्थमेटिक में पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क है, कोई भी 1-2 टॉपिक जिसके बेसिक आप अच्छे कर सकते हो उनके ऊपर फोकस कर लो। ज्यादा टॉपिक्स मत पढ़ो भले, लेकिन कुछ अर्थमेटिक टॉपिक पकड़ के चलो, क्योंकि जो ये कमी नंबर सीरीज और इसमें आएगी वो आप वहां से पूरी कर सकें, एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आप बना सकें। तो 20 मिनट में इतने क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से डुएबल होता है, 100% डुएबल होता है। तो जो लोग क्वांट को भी वीक भी हैं वो भी इसको अचीव कर सकते हैं विद द रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। गॉट इट फ्रेंड्स। अभी बात करते हैं LR में 30 कैसे आएगा। तो यार प्रैक्टिस, मैं अगेन वही बात कह रहा हूँ, मॉक देना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो जिस तरह से मैं आपके सेशन लेता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो कोई तो फैकल्टी होगा जो मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए भी इस तरह के सेशन ले रहे हैं, जो डेली पजल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो फॉलो द, उनको फॉलो करिए, बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट हो गया आप किस तरह से प्लान कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें, अगेन ये सब चीजें मैं तब बता रहा हूं जो पेपर मॉडरेट या इजी लेवल का रहेगा, लेकिन अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो ये 70 का प्लस जो है अपने आप 65 के आराम से आ जाएगा। तो ये सारी चीजें डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करती हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं अभी आपको प्लान, ये मॉडरेट और इजी पेपर के लिए बता रहा हूं। अगर पेपर थोड़ा भी डिफिकल्टी लेवल को टच करता है तो ऑटोमेटिकली आप अकेले नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पे वो डिफिकल्टी लेवल कम होगा, ठीक है। गॉट इट फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छे से प्लान आउट कीजिए, कर सकते हो, अचीवेबल है और 100% डुएबल है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं अगली चीज की तरफ। नेक्स्ट
ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि भैया स्केड्यूल कैसे रखना चाहिए, अब दिन भर पढ़ाई कैसे करें। ये तो बात होगी कि हमने मॉक का प्लान कर लिया, इतना स्कोर हमें रखना ही है, लेकिन स्कोर हम मॉक दे रहे हैं बट स्कोर नहीं बढ़ रहा, अब क्या करें। तो देखिए आपको है ना अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होंगी। अभी आपके पास 9 दिन है, 9 डेज है, ठीक है ना। आपको करना क्या होगा, आपको यू हैव टू स्ट्रेटजाइज योर थिंग्स कि पेपर को या मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये चक्कर नहीं है कि पहला सेक्शन कौन उठाए, दूसरा कौन उठाए, तीसरा कौन उठाए, यहाँ पे टाइमिंग ऑलरेडी बटा हुआ है। तो जैसा सेशन एग्जाम में आएगा वो आपकी दिक्कत नहीं है, आपकी दिक्कत है कि सही क्वेश्चन का चुनाव कैसे करें, सही क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करें। तो एक आइडिया दे देता हूं मैं, जो वीक सब्जेक्ट है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को क्यूए में दिक्कत होती है कि अगर मैं गलत क्वेश्चन में फंस गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूंगा जिसके साथ ये दिक्कत है, जिसके साथ नहीं है वो बिल्कुल ये ना करे, वो अपने फ्लो में पेपर को सॉल्व करें। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, यार क्यूए या एलआर में मैं इन चीज़ों में फंस जाता हूँ कि मैं ढंग से क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पाता हूँ, उठा नहीं पाता हूँ, इस वजह से मेरा नुकसान होता है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इन 9 दिनों में आप जितने भी मॉक दे रहे हो, जब भी आपका मॉक शुरू होता है दोस्तों, ठीक है, जैसा ही आपका कंप्यूटर स्क्रीन रहता है, ओके, यहां पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, गॉट इट, और यहां पे एक बॉक्स रहता है जहां पे क्वेश्चंस के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्वेश्चन का एक सेट रहता है ना। जैसे क्वांट के 35 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 35 टैब बने होंगे। तो आप एक काम करना, शुरू के केवल 30 सेकंड्स के अंदर, ओनली इन 30 सेकंड्स, जो सब्जेक्ट आपको तकलीफ देता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो क्यूए हो चाहे वो एलआर हो, इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू नहीं आता जितना क्यूए और एलआर में आता है। तो आप इस 30 सेकंड में क्या कर सकते हैं, पूरा एक बार सेशन देख लीजिए, यहाँ पे जाके जल्दी जल्दी क्लिक कर दीजिए और जाके देख लीजिए। अगर दिक्कत आती है तो, अगर नहीं है दिक्कत तो फ्लो में जाइए। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँ, ये मैं मेंस में सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, और उन बच्चों को सजेस्ट करता हूँ जो लोग फंस जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, उनकी आदत होती है। जैसे मैथ्स अच्छा है, ओवरऑल मैथ्स बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन कोई भी दीजिए मैं बना लूंगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि मैं जब मॉक देते हैं या फिर हम कुछ एग्जाम में जाते हैं तो एक ऐसे क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन एरर की वजह से हो, चाहे वो स्टक होने की वजह से हो, या फिर वो ब्लैंक हो जाने की वजह से हो। तो ये उन लोगों के लिए रहता है, तो उनको एटलीस्ट एग्जाम का पता रहता है कि इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आई है। तो आप अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसे भी हो ना, तो आप उसको वहीं पे स्किप करके अगले क्वेश्चन में जाइए, बिंदास जाइए, ठीक है ना। तो ये चीज़ों से आप अपने अटेम्प्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो, और इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सुन लिया और सीधा एग्जाम में जाके गैम्बल कर रहे हो, नहीं, इसको प्रैक्टिस करना है। आपके पास 9 दिन है, एटलीस्ट 9 मॉक्स तो देने ही है आपको, तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को प्रैक्टिस करने का। अगर आप फंसते हैं तो, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है फंस जाते हैं बीच में। जैसे अभी IBPS का एग्जाम गया था, कई बच्चों के साथ हुआ, सर मैं केस स्लेट में अटक गया, 2-3 बार बनाया, बना ही नहीं, ब्लैंक हो गया, फिर मेरा समय भी वेस्ट हो गया। तो ये बहुत बच्चों के साथ होता है। कोई पजल बनाने बैठे रीजनिंग का, समय बहुत लग गया, मतलब जितना सोचा था 2-3 पॉसिबिलिटीज बन गई और जिद हो गई कि बनाना तो है ही, तो उसमें समय ज़्यादा दे दिया, टाइम कंज्यूम कर दिया। ऐसा आप लोगों के साथ मॉक में भी होता होगा। तो आपको एक हैबिट रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो यार एक अटेम्प्ट किया बने नहीं, उनको छोड़ दिया करो उस समय में। कई बार पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक केसलेट का एग्जांपल देता हूँ, IBPS PO का RRB क्लरिकल एग्जाम था, एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ। उनमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया था कि भाई मेल और फीमेल का सम 500 है और उनका डिफरेंस 50 है। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा होता है, सम पता है, डिफरेंस पता है, तो लार्जर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू मिल जाती है। 550 का आधा 275 और इन दोनों का डिफरेंस का आधा यानी 225। ये सिंपल सा लॉजिक था। बट हो क्या रहा था, जब वो कर रहा था, वो 450 को आधा करने के बजाय 450 माइनस 50 कर रहा था और 450 प्लस 50 कर रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम ब्लैंक हो जाते हैं, चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, पहले ही 50 कम कर दिया और पहले ही 50 ऐड कर दिया। तो ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, लिखना था 500 बट उसने गलती से 450 लिख लिया। अब बार बार वो बनाए तो क्वेश्चन गलत आए, बार बार वो बनाए, कम से कम उसने 7-8 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर दिए और एंड में बना भी नहीं। समटाइम्स ऐसा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन आसान है, यार डुएबल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, तो मैं एक सजेस्ट करूंगा, छोड़ दिया करो। रिव्यू का बटन होता है, दबा दिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आप उसी समय पे उस क्वेश्चन को 3-4 बार बनाओगे तब भी वो गलत ही पढ़ा जाएगा। दैट हैपन्स। कई बार ऐसा होता है 3-4 क्वेश्चन दूसरे बना के जब वापस उस क्वेश्चन को देखोगे तो माइट भी आपको अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। लेकिन क्या होता है, उस समय पे एग्जाम प्रेशर पे, नर्वसनेस पे, वो जो मिस्टेक आप कर रहे हो बार बार वही मिस्टेक हो रही होती है, तो वो रेक्टिफाई नहीं हो पा रही होती है।
3-4 कुछ क्वेश्चन अलग करके आओगे, दिमाग कहीं और उलझेगा, फिर वापस आओगे तो माइट भी वो उसी टाइम क्लियर हो जाए। तो ये ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टक नहीं होना है। ओके तो स्टक नहीं होना है आपको। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगा भी ना यार ये मेरा पेट क्वेश्चन है, फिर भी मैं स्टक हो गया, तो डोंट टेक अ चैलेंज ऑफ इट। चैलेंज नहीं लेना है एग्जाम में, ठीक है ना, कि यार ये टॉपिक मुझे कैसे परेशान कर सकता है, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल हुआ करता था कभी। नहीं, डोंट टेक चैलेंज। कई बार हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हम रीडिंग गलत कर लेते हैं क्वेश्चन की, कई बार हम वैल्यू गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, कई बार फ्रैक्शन कन्वर्जन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। देखिए 37.5% 3/8 होता है, बट एग्जाम में 37.5 दिया ही नहीं है, 32.5 दिया हुआ है। तब भी बच्चे इसको 3/8 ही लिख रहे होते हैं और इसके हिसाब से सॉल्व कर रहे होते हैं, फिर आंसर नहीं आ रहा होता, वो उस टाइम पे क्लिक नहीं होता। आप 1-2 क्वेश्चन करके आइए, वापस से उस क्वेश्चन को देखिए, आपको पता है मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन। और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। अगर आप रिलेट कर रहे होंगे मेरी बात से, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया, ताकि जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसको बहुत हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, एंड दिस इज द रियल इश्यूज जो एग्जाम में आपके अटेम्प्ट्स को ब्लॉक करते हैं, इवन इन मॉक्स एज वेल। तो आपके अटेम्प्ट्स को ब्लॉक यही क्वेश्चन करते हैं जो आ रहे होते हैं बट बन नहीं रहे होते, एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हो। अगर आप हैबिट बना लोगे, मॉक्स प्रैक्टिस करते समय एक हैबिट रखिए, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे एक बार नहीं बनेगा मैं छोड़ दूंगा। ये हैबिट अगर आपने मॉक्स में डाल ली तो रियल एग्जाम में भी आपको ये हैबिट रहेगी। लेकिन होता क्या है, हम छोड़ते नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम विद अस। ओके, चैलेंज की तरह ले लेते हैं, और हम जब मॉक देते हैं तो हमें दिख रहा होता है टॉपर ने इसको 15 सेकंड में सॉल्व किया है। कभी मत देखा करो ये टाइमिंग, कभी ये टाइमिंग मत देखा करो। टॉपर माइट भी कोई ऐसा हो जिसने टप्पा मार दिया हो यार, क्लिक मार दिया, उसने सॉल्व ही ना किया हो, तब भी उसका सही तो हो ही सकता है ना। उसमें तो 5 सेकंड भी, उसमें तो 15 सेकंड भी उसने ज़्यादा ले लिए फिर मेरे हिसाब से। इन चक्करों में मत पड़ा करो, ठीक है ना। प्लीज बच्चे ना ये बहुत देखते हैं मॉक देते समय, प्लीज डोंट लुक एट दैट। आप अपनी पेज से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गॉट इट फ्रेंड्स, क्लियर। अगर आप ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करोगे आपको अटेम्प्ट भी इंक्रीज होंगे। लेकिन होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश करते हैं मॉक्स के अंदर। डोंट डू दैट। मॉक्स को मॉक्स की तरह लीजिए, आप अपने स्ट्रेटजी देखिए बस। मॉक्स की स्कोरिंग का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं सर मेरे मॉक्स में ना 100 में से अभी 70 आ रहे हैं, तो मेरे चांसेस क्या हैं। अरे भाई मुझे क्या मालूम क्या चांसेस हैं। आप मॉक किसका दे रहे हो, किस लेवल पे दे रहे हो। एग्जाम का माहौल एकदम अलग होता है। आप बहुत बार देखेंगे जो मॉक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम में ढेर हो जाते हैं। मॉक्स में कई बच्चों के IBPS RRB वगैरह तैयारी कर रहे थे, मॉक्स में 80 में से 70, 75, 79 ऐसा स्कोर आ रहा था, बट रियल एग्जाम देने गए 47 पे अटक गए, 60 पे अटक गए। भैया रियल एग्जाम का एनवायरनमेंट, बल्कि हालांकि पेपर उससे भी आसान होता है, मॉक से तो आसान ही था, बट रियल एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है, जो प्रेशर है, जो नर्वसनेस है, वो अलग लेवल पे होती है दोस्तों। तो प्लीज मॉक से, आप जब मॉक देते हो ना, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्किंग और परसेंटाइल से भी इंपॉर्टेंट चीज जो है, मार्क्स और परसेंटाइल से भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो है आपकी एक्यूरेसी, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो प्लीज इस चीजों के ऊपर काम कीजिए, मॉक्स में स्कोरिंग भी बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगा और एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे, ठीक है। गॉट इट फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगर फिर भी कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, एंड आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, गॉट इट फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा, सेकंड पार्ट, ओके, जिसके अंदर हम मेंस पे भी बात करेंगे। अभी हालांकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, अभी मैं बता सकता था मैं, बट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैंने प्लान किया था 15-20 मिनट का बनाएंगे, बट आई थिंक थोड़ा सा वो समय हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाए। लाइव नहीं है, लाइव होता तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा, इसका सेकंड वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, तो फिर मिलेंगे हम लोग। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी पे मेरे क्लासेस को फॉलो करना चाहते हैं, मेरा भी IBPS PO मेंस का हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जल्दी, IBPS PO मेंस बैच, जो कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ 5 अक्टूबर से, 5 अक्टूबर से, ठीक है। शाम को 6 बजे का टाइमिंग रहेगा, तो यू कैन फॉलो दैट बैच, ओके दोस्तों। तो ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज दिस कोड लोकेश, so that you can acquire a 10% discount over your subscription, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।